मॉर्निंग 11th क्लास। आइए हम अपना 9th चैप्टर जो है शांति उसे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ पीस यानी कि शांति के साधन। जैसे कि मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस वीडियो है इस चैप्टर की उसमें मैंने आपको बताया था कि शांति का बेसिकली अर्थ क्या होता है। शांति का बेसिक अर्थ होता है युद्ध रहित अवस्था, यानी कि युद्ध रहित अवस्था को हम क्या कहते हैं, शांति कहते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार का दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, नरसंहार नहीं होना चाहिए, प्लस में कोई भी हिंसक गतिविधियां अगर नहीं हो रही हैं तभी हम क्या कहते हैं, तभी हम उस स्थिति को ही हम शांति कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो सभी स्थितियां पैदा ना हो इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रों के मध्य इस प्रकार के दंगे फसाद, नरसंहार या हिंसक गतिविधियां पैदा ना हो, तो उनके लिए विभिन्न कौन कौन से साधन हैं। तो शांति स्थापित करने के लिए कौन कौन से साधन, कौन कौन से मेथड रिक्वायर्ड हैं, उसके बारे में पॉलिटिकल साइंस में डीप तरीके से बताया गया है। तो हम इन चैप्टर्स में जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही कम जो है, केवल आप ये कह सकते हैं कि हम मात्र इसके मीनिंग जो है केवल मीनिंग के रूप में ही इन चीजों को पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जो है ये पूरे एक एक चैप्टर है इनके बारे में पूरा, जैसे जो शक्ति संतुलन पहला ही पॉइंट है, बैलेंस ऑफ पावर, इसका पूरा एक कंप्लीट लेसन है एट द लेवल ऑफ पीजी। जब हम जो है पॉलिटिकल साइंस में पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो वहां पर इसका एक जैसे सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो उसमें जो नेक्स्ट हेडिंग है वो एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे तो वो बहुत ही छोटे से छोटा, ये समझिए कि ये बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है शांति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, कि ये शांति के साधन के रूप में कैसे काम करता है। देखो बेटा, बेसिकली क्या होता है, विश्व में जो है दो तरीके के राष्ट्र होते हैं, एक शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं और दूसरे कमजोर राष्ट्र होते हैं, या फिर हम उनको लघु राष्ट्र भी कह सकते हैं, या फिर हम उनको डेवलपिंग कंट्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बड़े राष्ट्र होते हैं कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो कभी ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि वो छोटे राष्ट्रों पर जो है अपनी मनमानी चला सकते हैं, उनका ऊपर जो है अपना अधिकार जमा सकते हैं, किसी भी तरीके से वो अपने शक्तिशाली होने का दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, उस सिचुएशन को ही क्या कहा गया है, शक्ति संतुलन कहा गया है। कि जब देखो इस सिद्धांत में क्या होता है, किसी राष्ट्र को इतना अधिक बढ़ने नहीं दिया जाता है, यानी कि जो हम बता रहे हैं कि बड़े राष्ट्र, जैसे मान लीजिए किसी समय में अमेरिका जो है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं आज के जमाने में, जैसे अमेरिका है। ठीक है, तो ऐसे समय समय पर ये शक्तिशाली राष्ट्र जो हैं उनको और अधिक शक्तिशाली न बनने दिया जाए, कि वो इतने शक्तिशाली न बन जाए कि दूसरे राष्ट्रों पर अत्याचार करने लग जाए, उन पर अपनी मनमानी चलाने लग जाए, उनकी स्वतंत्रता का हनन कर लें। इस तरीके का उनको नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रयोग लगभग 100 वर्षों तक इंग्लैंड ने यूरोप के साथ किया था। इंग्लैंड ने जो है यूरोप को एक महाशक्ति के रूप में उभरने नहीं दिया, यूरोप को जो है इस तरीके से डेवलप नहीं होने दिया कि वो दूसरे राष्ट्रों के ऊपर अत्याचार करे। ठीक है, उसने किसी यूरोपीय देश या समूह को इतना शक्तिशाली नहीं बनने दिया कि जो वह मनमानी कर सके। शक्ति संतुलन की व्यवस्था युद्धों को रोकने में सहायक होती है। बिल्कुल जो है हम इस बात को जो है आसानी से समझ सकते हैं कि बेटे जब क्या होता है कि जब छोटे छोटे राष्ट्र होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, वो राष्ट्र जो है इस तरीके से जो है अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेते हैं, इस तरीके से जो है बड़े राष्ट्रों की छत्रछाया में आ जाते हैं, जिससे कि कोई भी राष्ट्र जो है, कोई दूसरा अन्य बड़ा राष्ट्र जो है उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। ठीक है, शक्ति संतुलन की व्यवस्था युद्धों को रोकने में सहायक होती है। इसमें कई बार युद्धों को रोका भी है, और जिसमें फ्रेडरिक गेंज कहते हैं कि युद्ध प्राय तभी होता है जबकि एक देश बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ होने के कारण जो है इसी को माना जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि उस समय जो है जो महाशक्तियां थी जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, इसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। यदि शक्ति संतुलन की व्यवस्था कायम रहती तो निश्चय ही इस प्रकार का युद्ध नहीं छिड़ता। ठीक है, तो इसलिए शक्ति संतुलन तब तक बना रहता है जब तक युद्ध का खतरा टला रहता है। जब तक जो है शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहेगा तब तक युद्ध हो ही नहीं सकता है, तब तक युद्ध होने की कोई भी
गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः विश्व शांति की स्थापना के लिए युद्धों को रोकने, शांति के दुरुपयोग को रोकने तथा प्रत्येक देश की प्रभुसत्ता व निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति संतुलन के प्रयास करना जरूरी है। तो शक्ति संतुलन का महत्व क्यों है? क्योंकि शक्ति संतुलन जो है वो शांति स्थापित करने में सहायक है, युद्धों को रोकने में सहायक है और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में सहायक है कि कोई भी जो महान शक्तिशाली राष्ट्र हैं तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सके। ठीक है, जैसे कि एक समय ऐसा था बेटा कि जिस समय जो है अमेरिका और सोवियत रूस जो है दोनों ही महाशक्तियों के रूप में हुआ करते थे, लेकिन सोवियत रूस जो है वो 1991 में उसका विघटन हो गया और उसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में हमारे सामने, पूरे विश्व के सामने वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अमेरिका है उसको अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई है जिसके अंतर्गत जो है ये ध्यान में रखा जाता है कि जितने भी राष्ट्र हैं उन सब का क्या किया जाए, उन सब का जो है इस तरीके से जो है शक्ति उनका बैलेंस किया जाए, उनका शक्ति संतुलन इस तरीके से किया जाए कि किसी भी राष्ट्र का किसी भी तरीके से जो है शोषण न हो पाए। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे पहला पॉइंट कि शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन बेसिकली क्या है? शक्तिशाली राष्ट्रों और कमजोर राष्ट्रों के बीच में एक इस तरीके का बैलेंस है जिससे कि युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारा सामूहिक सुरक्षा यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी। के विश्व में क्या होता है, जैसे कि आपको पता लग गया कि विश्व में जो है दो प्रकार के राष्ट्र होते हैं, कमजोर राष्ट्र और शक्तिशाली राष्ट्र। कई बार क्या होता है बेटा, कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जो कमजोर राष्ट्र होते हैं वो जो है इतने कमजोर होते हैं कि वो अपने आप को अकेले चाहे तो वो अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ये कमजोर राष्ट्र आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, और आपस में मिल करके ये इस तरीके से अपने एक जो है इस तरीके से अपना एक संगठन बना लेते हैं जिससे कि कोई भी बड़ा राष्ट्र उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, कि मान लीजिए जैसे छोटे छोटे 10-12 कंट्रीज हैं, वो उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया कि अगर मान लीजिए उनके ऊपर कोई बड़ा कंट्री आक्रमण करता है तो सारे राष्ट्र मिलकर के, एक कंट्री पर अगर आक्रमण होता है तो सारे राष्ट्र उसको अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे और सारे राष्ट्र मिलकर के उस बड़ी कंट्री के खिलाफ खड़े होंगे, उस बड़ी कंट्री के खिलाफ मुकाबला करेंगे। तो इस तरीके की स्थिति, इसको जो है सामूहिक सुरक्षा का नाम दिया जाता है। सामूहिक सुरक्षा को वास्तविक रूप प्रदान करने तथा इस विचार को विकसित व लोकप्रिय बनाने में प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व से प्रयास किए गए। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्रसंघ के जन्मदाताओं को राष्ट्रों के मध्य सहयोग व सामूहिक सुरक्षा की भावना की उदय की आशा थी, किंतु राष्ट्रसंघ, जैसे देखो जब जो है आप अपना नेक्स्ट क्लास में 12th में पढ़ोगे, वहां पर हम पढ़ेंगे यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें आपको पता लगेगा कि यूएनओ के बनने से पहले जो है यूएन बनाया गया था, राष्ट्रसंघ बनाया गया था, जो असफल रहा था। उसके बाद जो है फिर दोबारा से जो क्या किया गया, दोबारा से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसके बाद दोबारा से जो है ये बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या पैदा हो जो छोटे राष्ट्रों से संबंधित हो तो उसको अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सके और उसको बढ़ने न दिया जाए। बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका कार्य ही शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए पूरी कोशिश करती है और किसी भी राष्ट्र को जो है वो इस तरीके से जो है शक्ति संतुलन के सिद्धांत को खराब नहीं करने देती है और सामूहिक सुरक्षा की भावना के अनुरूप कार्य करती है। ठीक है, जिसमें जो है छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों के साथ एक तरीके से यूं कहिए कि एक तरीके से उनके विकास में सहायक होते हैं, परंतु बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों के ऊपर ऐसे हमला कर करके उनको जबरदस्ती छीनने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है इंपॉर्टेंट रोल तो वैसे अमेरिका का ही है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अमेरिका के सामने तो बहुत सारे राष्ट्र क्या हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन अमेरिका ने जो है अपने आप को इस तरीके से अपनी छवि मेंटेन की है, अपने आप को इस तरीके से दिखाया है कि वो सभी राष्ट्रों की रक्षा करेगा और सभी राष्ट्रों का ध्यान रखेगा। विश्व में जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देगा कि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र का शोषण करे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या होते हैं? जैसे किसी देश के लिए जो है कानून होते हैं, वैसे ही विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों को निर्धारित करने के लिए भी कानून बनाए जाते हैं बेटा, जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की संज्ञा देते हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का विशेष स्थान होता है, विशेष महत्व होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान
और पालन के बिना जो है क्या होती है, संपूर्ण विश्व में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। कि अगर जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज हैं, जैसे आजकल आप चाइना को देख रहे हैं, चाइना जो है हर तरफ जो है फैलता ही जा रहा है, तो इस तरीके से जो चाइना का जो अपना चाइना जिस तरीके से अपना विस्तार कर रहा है, उस तरीके से जो है ये पॉसिबल नहीं है कि वो लंबे समय तक ऐसे कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसको इंटरनेशनल लॉ तोड़ने के लिए जो है उसको किसी भी प्रकार से जो है व्यापारी की या फिर किसी भी तरीके की उसको हानि उठानी पड़ सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो संपूर्ण विश्व में विवादों के न उठने अथवा उनके समाधान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नियमों का कोई समूह हो जिसके अनुसार सभी राज्य परस्पर व्यवहार करें। ठीक है, जिस प्रकार एक राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना करने के लिए कानून में होते हैं, उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व शांति का आधार है। ठीक है, जैसे देश के अंदर अगर शांति स्थापित रखनी है तो अपने नेशनल लॉज को मानना होता है, देश के कानूनों को मानना होता है। उसी प्रकार से अगर इंटरनेशनल लेवल पर शांति स्थापित करनी है तो वहां इंटरनेशनल लॉज को मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए क्या क्या शांतिपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु अपनाए जाने वाले शांतिपूर्ण उपाय बताइए। तो सबसे पहला है वार्ता। वार्ता सबसे आसान और सबसे ज्यादा जो है कारगर, सबसे अच्छा उपाय होता है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है, जो सबसे अच्छा उपाय होता है, वो होता है बातचीत करना। ठीक है, आपसी बातचीत या फिर वार्ता। प्राय राज्यों के बीच सीमाओं के संबंध में, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, सीमाओं को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है, लेन देन के संबंध में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद अगर खड़ा हो जाता है तो उसमें जो है वार्ता सबसे इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाती है। जैसे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं आपकी बुक में कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी को लेकर के विवाद रहा है और इस विवाद का समाधान दोनों देशों ने आपसी बातचीत के द्वारा किया है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 1972 में शिमला समझौता हुआ है। उसके बाद 1999 में तक वार्ताएं होती रही, किंतु निर्णय की स्थिति कभी नहीं बनी है। वो ये यहाँ पर बताने का मतलब क्या है कि वार्ता जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वार्ता में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है और समस्याएं शांतिपूर्ण तरीके से संभाली जा सकती हैं और उनको ठीक किया जा सकता है। वार्ता के द्वारा जो है शांति के उपायों के द्वार खुल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है सद सेवा। सद सेवा यानी कि गुड ऑफिसेस। सद सेवा क्या होता है, देखो जब दो देशों के बीच कोई महत्वपूर्ण समस्या होती है परंतु अपने कटुतापूर्ण संबंधों के कारण दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसे में यदि कोई तीसरा राज्य अपनी सेवाएं अर्पित करे और उन राज्यों के बीच बातचीत कराए तो उसे सत्सेवा कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सत्सेवा जो होता है उसमें जो राष्ट्र बातचीत करवाने वाला होता है वो बातचीत में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो केवल जो है एक मंच प्रदान करता है कि भाई आप दोनों राष्ट्रों के बीच में आपस में बन नहीं रही है, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो ऐसा मत करो, युद्ध की स्थिति उत्पन्न मत करो, आप जो है आपसी बातचीत का रास्ता जो है उसे अपनाओ। ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे जो है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध हुआ था, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 में। तो उसमें जो है कौन सी कंट्री ने, उसमें जो है रशिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सोवियत संघ ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोनों राष्ट्रों को आमने सामने लाने की, लेकिन खुद जो है वो इन दोनों की बातचीत में नहीं पड़ा था। ठीक है, इसके बाद जो है यद्यपि सत्सेवा का अंत समस्या के समाधान से हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी सत्सेवा अनेक बार समस्याओं के समाधान में सहायक होती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, देखो ये तो आप जानते हैं कि भाई ये तो एक नेचुरल सी बात है कि कोई कहना माने या ना माने, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो ये सत्सेवा में तो ये खास बात होती है कि सत्सेवा में कोई बात माने या ना माने ये कोई जरूरी नहीं होता है। इसके बाद अगला है मध्यस्थता, कि जब दो राज्यों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए तीसरा राज्य अपनी सेवाएं अर्पित करता है, दोनों की बातचीत कराता है, तो वो स्वयं भी इसमें सम्मिलित हो जाता है और अपने सुझाव देता है, जिसे हम मध्यस्थता कहते हैं। कि अगर मान लीजिए मेडिटेशन यानी कि जो मीडिएशन जो होता है, मीडिएशन का मतलब होता है
के जो बीच में जो बात करवा रहा है उसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के संबंध में हुए हेग सम्मेलन में कहा गया था कि तीसरा राज्य द्वारा विवाद करने वाले राज्यों में उत्पन्न नाराजगी भावों को दूर करना तथा परस्पर विरोधी भावों को दूर करना तथा परस्पर विरोधी दावों का समन्वय करना मध्यस्थता है। ठीक है, तो इतनी इस बात का इम्पोर्टेंट जो इसका जिस्ट क्या निकलता है, जिसका जिस्ट ये निकलता है कि जब दो भी राष्ट्रों के बीच विवाद हो जाता है तो तीसरा राष्ट्र जो उनके बीच में मध्यस्थता करवाता है तो वो अपने भी विचार अभिव्यक्त करता है, अपनी भी राय देता है। ठीक है, इसके बाद अगला है सराधन। सराधन में क्या होता है कि सराधन जो है इसके अंतर्गत क्या होता है कि सराधन जो है बेसिकली इसके में जो है यह विवाद के समाधान की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कार्य कुछ व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ व्यक्तियों को सौंप देने से क्या होता है कि ये एक तरीके से एक कमीशन की तरह काम करता है। ठीक है, यह आयोग दोनों पक्षों का विवरण सुनता है तथा विवाद को तय करने की दृष्टि से तथ्यों के आधार पर अपना प्रतिवेदन देता है। इसमें विवाद के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव होते हैं और यह प्रस्ताव किसी अदालत की तरह अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होते हैं कि भाई मान लीजिए कि शांति स्थापित करने के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया है कि भाई इस तरीके से शांति स्थापित करने के लिए ये बातें माननी पड़ेंगी, परंतु मान लीजिए अगर उन बातों को जो है कोई राष्ट्र ये समझता है कि नहीं ये मेरे फेवरेबल नहीं है मेरे लिए, तो वो उन कंडीशंस को मानने से मना भी कर सकता है। तो सराधन में जो है इस तरीके से ये चीज देखनी रहती है आपको। सराधन और पंच निर्णय दो चीजें होती हैं। पंच निर्णय अभी आप आगे पढ़ेंगे। आर्बिट्रेशन तो उसमें क्या होता है कि देखो सराधन में और पंच निर्णय में अंतर होता है। पंच निर्णय का फैसला दोनों पक्षों को मानना होता है। ठीक है, लेकिन सराधन में जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो भी सिफारिशें जो भी बात मानने के लिए की गई हैं वो माने या न माने उनकी मर्जी होती है। दोनों पक्ष इस बात पर तो सहमत हो जाते हैं कि कोई आयोग या कोई मध्यस्थ या कोई पंथ दोनों पक्षों के तर्क सुने और तथ्यों का अवलोकन करे, परंतु उस पंच के निर्णय मानने अथवा न मानने के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद जांच आयोग। जांच आयोग इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है। सन 1899 के हेग सम्मेलन में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जांच आयोग की बात सुझाई गई थी। जैसे ये बातें जो है बहुत बेसिक बात है कि भाई मान लीजिए जांच आयोग के अगर मान लीजिए कोई भी समस्या पैदा हो जाती है, कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो सीमा से संबंधित हो या फिर किसी संधि समझौते को तोड़ने से संबंधित हो, बनाने से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों से संबंधित होता है, तो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए जो है उनके क्या करना चाहिए कि उनकी जांच कर लेना ही काफी नहीं होता है। उसकी जांच के साथ साथ क्या कर लेनी चाहिए, उसकी जांच के लिए जो है एक कमीशन बिठा लेना चाहिए और उस कमीशन के द्वारा जो भी जांच की जाती है उन सब का क्या कर लेना चाहिए, उस सब का एक रिटर्न जो है सारा प्रोसेस तैयार कर लेना चाहिए कि भाई इस जो भी समस्या है इस समस्या के क्या क्या पहलू हैं और उसके बाद इस समस्या के पहलू के साथ साथ बेटा वो क्या बताएगी, उस समस्या के समाधान जो है किस तरीके से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीके से कैसे जो है इसका समाधान किया जा सकता है। तो जांच आयोग जो है, जांच आयोग के द्वारा यह निर्णय किया जाए कि वास्तविकता क्या है। जांच आयोगों का कार्य तथ्यों का पता लगाना है, वास्तविकता की तह तक पहुंचना है, इससे समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पंच निर्णय के पंच निर्णय जो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक अन्य उपाय है। पंच निर्णय में इसमें विवादग्रस्त राज्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि अपने विवाद को किसी पंच को सौंप दे। ठीक है, साथ ही में ही वे ये स्वीकार भी करते हैं कि पंच जो भी निर्णय करेगा वो दोनों पक्ष उसको स्वीकार कर लेंगे। तो ये भी एक अच्छा उपाय होता है जो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अधिनिर्णय के जुडिशियल स्टेटमेंट क्या कह रही है, सेटलमेंट क्या कह रही है, उसके बारे में सोच लेना कि राज्यों के बीच जो है अधिकांश विवाद कानूनी विवाद होते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ऐसे जो है इस तरीके के डिस्प्यूट होते हैं जिन पर जो है अपनी मनमर्जी से निर्णय नहीं दिया जा सकते हैं। तो अतः इन विवादों का समाधान क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थान द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो यह कार्य करने के लिए क्या किया गया है, यह कार्य करने के लिए बेटे एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बनाया गया है जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि हेग के अंदर है, नीदरलैंड का हेग है, वहां पर है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है वहां पर किसी को भी कोई समस्या है तो वहां पर जाइए और अपनी समस्याएं वहां पर कहिए और वहां पर उनका समाधान किया जाएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि एक इंटरनेशनल मंच है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर जिस भी राष्ट्र को समस्या है वो राष्ट्र अपनी समस्या वहां पर लेकर के जा सकता है। और उस वहां पर भी जो है, जैसे कई बार जो है भारत और पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दा वहां पर पहुंचा है, तो इस तरीके से जो है वहां पर भी निर्णय लिया जा सकता है किसी समस्या पर, अगर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके तो। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण। कि निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण का क्या अर्थ होता है? निशस्त्रीकरण, निह का मतलब क्या होता है बेटा? निह का अर्थ होता है, जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं, के बिना, यानी कि शस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों का होना, तो निशस्त्रीकरण यानी कि शस्त्रों के बिना होना। तो शारीरिक हिंसा के प्रयोग के संपूर्ण भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। के अगर मान लीजिए शारीरिक हिंसा के प्रयोग के संपूर्ण, शारीरिक हिंसा यानी कि अगर किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा वेपन जो मनुष्य के शरीर को हानि पहुंचा सकता है, तो उन सभी वेपन्स को क्या कर देना, उन सभी हथियारों को क्या कर देना, समाप्त कर देना, निशस्त्रीकरण कहलाता है। ठीक है। तो निशस्त्रीकरण शब्द जो है वो आज के युग में यदि हमने युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध हमें समाप्त कर लेगा, ये टॉयनबी ने कहा था। तो ये बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है कि आज के युग में अगर हमने युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध हमें समाप्त कर लेगा। ये बहुत ही बड़ी सच्ची बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो है विभिन्न राष्ट्र बड़े बड़े विनाशक शस्त्र बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं वो मानव जाति के लिए खतरा ही उत्पन्न कर रहे हैं। कोई जो है ये अच्छी बात नहीं है इस तरीके के शस्त्रों को बनाना। तो इन शस्त्रों को जो है, ये शस्त्र कहीं ना कहीं क्या होते हैं कि अगर हम निशस्त्रीकरण का अगर हम निशस्त्रीकरण को फॉलो करते हैं कि हम शस्त्रों का निर्माण नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से क्या होगा, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए विशेष रूप से इस तरीके की जो इन युद्धों को रोकने में सहायक हो। इस प्रकार का जो भी मान लीजिए किसी भी तरीके का, जैसे लीग ऑफ नेशंस बनाया गया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ये इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय जो है मंच हैं जहां पर सभी मुद्दों को क्या किया जा सकता है, सभी मुद्दों को डिस्कस किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में जो है किसी भी बड़े वार को रोका जा सके, किसी बड़े युद्ध को रोका जा सके। कोई वॉर जो हो जाती है बेटा, तो उसमें केवल जान माल की हानि नहीं होती है, बल्कि उसमें पूरी मानवीय जाति के लिए वो नरसंहार हो जाता है, मानवीय जाति पूरी खतरे में पड़ जाती है। ठीक है। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच कौन कौन से हैं हमारे पास? जैसे नाटो है, सीटो है, और उसके बाद सार्क है, आसियान है, ये सब आप 12th लेवल पे पढ़ेंगे इन सबको डिटेल से। ठीक है। इसके बाद 6th पॉइंट है हमारा कूटनीति। कि इस तरीके से जो है कूटनीति जो है एक तरीके से क्या होता है कि सभी राष्ट्र क्या करते हैं, दूसरे राष्ट्रों के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती हैं उन पर नजर रखते हैं। ठीक है। कि कहीं कोई ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है जो किसी एक राष्ट्र का के लिए जो है, जो कोई दूसरा राष्ट्र ऐसी प्लानिंग तो नहीं बना रहा है जो उसके खिलाफ हो। ठीक है। तो विशेष रूप से इसके लिए क्या किया जाता है कि विशेष रूप से जो है अपने अपने जो है एम्बेसडर्स जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जो है अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। विदेश नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन ही क्या है कि कूटनीति है। यदि किसी राष्ट्र के पास अपनी कूटनीति को क्रियान्वित करने की क्षमता नहीं है तो उसके पास युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। कूटनीति बेसिकली बातचीत होती है बेटा एक तरीके से, कि इस तरीके से जो है दूसरे राष्ट्रों के साथ इस तरीके का जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना, एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ऐसी छवि बना के रखना कि आप जो है दूसरे राष्ट्रों के साथ बातचीत करने में माहिर हैं। दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का उद्देश्य जो है वो परमाणु युद्ध का निवारण करना है। कि युद्ध ही जो है समस्या का समाधान नहीं होते, बल्कि अच्छी बातचीत जो है अपना जो है कूटनीति का कार्य बेसिकली जो है अंतर्राष्ट्रीय संकटों और समस्याओं का हल खोजने में कूटनीति पूरी तरह से जो है कामयाब है। कूटनीति का अर्थ ही ये है कि इस तरीके की बातचीत करना जिसमें ना केवल आप अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर लें, बल्कि सामने जिस राष्ट्र से आप बात करना चाह रहे हैं आप उसके भी राष्ट्रीय हितों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना, इसके लिए स्पेशली जो है मैक्सिमम कंट्रीज एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने जो है राजदूत भेजती है, और राजदूतों का कार्य ही बेसिक कार्य ही उनका क्या होता है, कूटनीतिक के रूप में वो कार्य करते हैं। वो इस तरीके से जो है अपने राष्ट्रीय हितों को बचाते हुए, अपने राष्ट्रीय हितों को जो है सुरक्षित रखते हुए किसी दूसरे राष्ट्र में इस तरीके से काम करते हैं कि उनके भी देश में शांति स्थापित रहे और वो दूसरे राष्ट्र भी उसके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा पॉजिटिव उसके लिए व्यवहार रखे। इस तरीके का व्यवहार बनाने में
जो है राजदूतों का सहयोग होता है। तो कूटनीति जो है आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट है, डिप्लोमेसी जिसके लिए जो है डिप्लोमेट्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब आज का हमारा चैप्टर, आज का जो हमारा टॉपिक है सॉरी, उसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक हो जाएगा। वैसे बेटा लेंथी टॉपिक होने पर भी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो है आप अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसको वीडियो को क्या कर सकते हैं, वीडियो को आप देख सकते हैं बार बार वहीं से। ठीक है, तो इसलिए अगर लंबी वीडियो हो जाती है, कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक ऐसे लेंथी होते हैं कि हम उनको बीच में ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, उनको छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ देते हैं तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है उसको जोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए कभी कभी कोई कोई वीडियो थोड़ी बड़ी भी बनानी पड़ती है। ठीक है, अब जो है इस लेसन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कुछ भी आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो आप जो है इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, प्लस में इसको पक्की अच्छी तरह से याद करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।